वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिलेज। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिलेज का क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें एक टाइप था, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, और उसमें का ये पहला रिले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन मतलब देयर विल बी सम इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और वो किसी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, और उसके कारण चूंकि रिले है तो कहीं ना कहीं कोई एनो कांटेक्ट एनसी बन रहा होगा या एनसी कांटेक्ट एनो बन रहा होगा, है ना। और फिर देर आफ्टर सप्लाई जाता हुआ किसी ब्रेकर को या जो भी है, तो बिल्कुल वही है और हम लोग देखेंगे अभी किस तरह से इसका वर्किंग है। लेकिन हम आपको बता दें कि दिस इज वेरी सिंपल रिले, बहुत सिंपल रिले है, और ये रिले जनरली स्मॉल मशीन्स के प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन मोटर्स, जो लो रेटिंग के इंडक्शन मोटर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, स्मॉल रेटिंग के मशीन्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। पावर सिस्टम में ये जो रिले है एक सेकेंडरी रिले की तरफ बिहेव करता है। सेकेंडरी रिले मतलब देखिए, पहले जो रिले आते थे ना उसमें ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं होते थे, एनओएनसी ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं होते थे। तो अब एक ही रिले है, उससे हमको मेन ऑपरेशन भी करवाना है ब्रेकर की ट्रिपिंग का, और भी ऑपरेशंस कराने होते हैं, लाइट जलाना होता है, अलार्म बजाना होता है। तो उस समय जो रिले एक होता था प्राइमरी रिले, है ना। प्राइमरी रिले में सीटी के सेकेंडरी से सप्लाई आता था, ठीक है। प्राइमरी रिले में सीटी के सेकेंडरी से सप्लाई आया, और सप्लाई अगर जो सेट वैल्यू है उससे ज्यादा है तो रिले का एनो कांटेक्ट एनसी बनेगा और सप्लाई ब्रेकर को जाएगा, अलार्म को जाएगा, जहां भी जाना है वहां जाएगा। तो ये है प्राइमरी रिले। प्राइमरी रिले मतलब वो रिले जिसमें सीटी के सेकेंडरी से सप्लाई आता है। लेकिन जरूरत महसूस हुई कुछ अदर टाइप के रिले की भी, जो कि दूसरे काम करें, जैसे अलार्म बजाएं, फ्लैग्स होता है, फ्लैग्स को डाउन करें। फ्लैग क्या होता है कि मतलब जब आप जैसे कोई पैनल लगा हुआ है तो उसमें जो एक मास्टर स्लेव रिले या मास्टर ट्रिप रिले करके नीचे लगा होता है, उसमें अगर लाल लाल रंग का अगर है तो कहते हैं कि फ्लैग गिरा हुआ है। तो फ्लैग गिरा हुआ मतलब फीडर ट्रिप है, फीडर ऑपरेटेड है। और अगर फ्लैग नहीं है गिरा हुआ, वो रीसेट है, तो उसका मतलब फीडर ऑन हो सकता है। तो आप उसको देखेंगे तो भी आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि वो फ्लैग कैसे गिरता है, मतलब क्यों, कैसे गिरता हुआ में कैसे दिखता है। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं कि जो शुरू में जो रिलेज थे दे हैव नॉट मच एनो कॉन्टेक्ट्स, ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं होते थे, तो वहाँ पे जरूरत पड़ी एक दूसरे रिले की, जिसका काम क्या होगा कि जब प्राइमरी रिले आपका ऑपरेट हो जाए तब ये जो रिले हैं, जो सेकेंडरी रिले हैं, वो तब उनके कॉन्टेक्ट क्लोज हो, मतलब प्राइमरी रिले ऑपरेट करे, उसके कोई एनो कॉन्टेक्ट एनसी में बदले और वहां से सप्लाई आए इन रिले को, सेकेंडरी रिले को, और फिर ये रिले का काम होगा मेनली अलार्म बजाना या नॉइज अलार्म बजाना, या फिर अलार्म कोई अनाउंसिएटर भी कहते हैं, अनाउंसिएटर बजाना, या फिर फ्लैग गिराना। ये सब पर्पस सेकेंडरी रिले का होगा। प्राइमरी रिले का मेनली काम क्या होगा कि सीटी के सेकेंडरी से करंट आया, करंट की वैल्यू अगर आपके जो सेट वैल्यू से ज्यादा है तो उसका मेन काम होगा ब्रेकर को ट्रिप करवा देना, है ना। मान लीजिए दो एनो कांटेक्ट है, तो एक एनो कांटेक्ट का यूज किए ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए, और दूसरे एनो कांटेक्ट का यूज किए कि उससे सप्लाई दे किसको, इस रिले को, सेकेंडरी रिले को, जिसका काम होगा अलार्म बजाना या फिर अनाउंसिएटर का काम करना या फ्लैग का काम करना। समझ रहे बात। तो ये जो रिले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, ये रिले मेनली यूज होते हैं, अभी भी हैं, एज अ सेकेंडरी रिले। दीज आर नॉट प्राइमरी रिले।
बहुत स्मॉल मशीन्स में ये प्राइमरी रिले का काम करते हैं, लेकिन पावर सिस्टम में ये सेकेंडरी रिले का काम करते हैं एंड दे डू नॉट गेट सप्लाई फ्रॉम सीटी। तो सीटी से सप्लाई इनमें नहीं आता है, इनमें सप्लाई प्राइमरी रिले के सेकेंडरी से आता है, सॉरी प्राइमरी रिले के एनो कॉन्टेक्ट से आता है। तो जब भी फॉल्ट होगा तो ब्रेकर ट्रिप करेगा प्राइमरी रिले के कारण, और अलार्म बजेगा, चाहे एनोंसिएटर बजेगा, ये सब बजेगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। इनको मास्टर स्लेव रिले भी कहा जाता है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। तो जो मेन रिले है उसका ये गुलाम है। मेन रिले इसको बोलेगा चलने के लिए, मतलब मेन रिले के एनो कॉन्टेक्ट क्लोज होंगे तब सिग्नल मिलेगा इसको चलने का, है ना। तो इसलिए इसको मास्टर स्लेव रिले भी बोला जाता है, सेकेंडरी रिले भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन हम आपका ये इसमें दूर किए कि ये रिले में सीटी के सेकेंडरी से नहीं बल्कि प्राइमरी रिले के एनो कॉन्टेक्ट के सप्लाई आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल है, बट यू हैव टू स्टडी। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का है, देखने में बड़ा लग रहा है। ऐसे आप देखेंगे तो आपको सामने से सिर्फ ये दो कॉन्टेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखिए, एक तो मैंने ये कहा कि मेनली यूज्ड एज स्लेव रिले इन स्मॉल मशीन, अलार्म, एनोंसिएटर, फ्लैग एटसेट्रा। दूसरा कि ये इंस्टेंटेनियस रिले है। इंस्टेंटेनियस रिले मतलब इनका टाइम ऑफ ऑपरेशन बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली कितना है 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड में जैसे इसको सप्लाई मिलेगा तुरंत ये अपना ऑपरेशन करेगा। आइए जरा देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन और इसका ऑपरेशन। देखिए इसमें अच्छा एक और बात, चूंकि ये अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखेंगे उसमें भी कुछ बातें हैं। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले देखिए ये जो है आपका दिस सॉलिड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कॉइल कैरिंग करंट ये लगा हुआ है। यहां पर एक इंसुलेटेड सपोर्ट है ना, और इस इंसुलेटेड सपोर्ट के साथ आप कह सकते हैं कि हिंज्ड है, मतलब ये इंसुलेटेड सपोर्ट तो फिक्स है, लेकिन उसके ऊपर जो आप ये आर्मेचर देख रहे हैं ये मूवेबल है। ये आर्मेचर मूव कर सकता है, नट से कसा होता है, ये मूव कर सकता है, आर्मेचर मूव कर सकता है, ठीक है। और आर्मेचर जो मूव करेगा तो उसके मूवमेंट को अपोज करेगा ये स्प्रिंग। क्यों, अभी देखेंगे। तो और एक और पॉइंट कि इस ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर से कनेक्टेड है ये दो कॉन्टेक्ट्स। ये हमारे मेन कॉन्टेक्ट है ना। देखिए 2 सर्किट ब्रेकर, अलार्म, फ्लैग जो भी है। तो होता क्या है कि इसमें आप मान लीजिए फ्रॉम, इसमें जो सप्लाई आ रही है वो फ्रॉम एनो ऑफ प्राइमरी रिले, या फिर ये तो हम कह रहे हैं आपको पावर सिस्टम के लिए, अगर स्मॉल मशीन्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रहा होगा तो डायरेक्टली इसमें सीटी से आ रहा होगा। तो जो भी है अभी हम आपको बोल रहे हैं फ्रॉम एनो ऑफ प्राइमरी रिले, तो इसमें आता है। और अगर ये और ये आपस में, ये दोनों कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर ये और ये आपस में टच कर जाए तो चला जाएगा अलार्म को या फ्लैग को। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों के बीच में गैप है, ये दोनों टच नहीं है। अब होगा क्या, अच्छा सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, फ्रॉम डीसी, सॉरी फ्रॉम डीसी सप्लाई बैटरी। ये जो आई है ये आएगा फ्रॉम एनो, फ्रॉम एनो कॉन्टेक्ट ऑफ प्राइमरी रिले, इसमें आएगा ना, इसमें आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कोई फॉल्ट आया, सीटी का ऑपरेट किया, सीटी के सेकेंडरी से करंट आया, प्राइमरी रिले ऑपरेट कर गया, प्राइमरी रिले का एनो जो है वो एनसी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी रिले में जो डीसी सप्लाई आ रहा होगा, है ना, वो जैसे ही एनो एनसी में कन्वर्ट हुआ, और वो जो एनसी है हम आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे, सपोज इट इज प्राइमरी रिले, ठीक है, दिस इज प्राइमरी रिले, और इसके ये दो जो हैं ये एनो कॉन्टेक्ट्स हैं, और इसमें सप्लाई आया है आपको सपोज बैटरी से, ठीक है। तो जब ये एनो एनसी में कन्वर्ट होगा, और ये जो है ये कनेक्टेड है किससे, इससे, ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस। तो जैसे ही ये एनो एनसी में कन्वर्ट होगा, इसमें करंट चला जाएगा, इसका जो रिटर्न है वो यहाँ कनेक्टेड है बैटरी के निगेटिव पर।
तो जैसे NONC में कन्वर्ट होगा ये करंट चला जाएगा इसमें, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये क्या करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरह से, ठीक है, दैट इज इट विल क्रिएट इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्किट है उसमें यहां पर एक एयर गैप है। होता क्या है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये आर्मेचर आयरन का होता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होना चाहेगा। लेकिन इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अगर समझें तो होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना या जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चाहता है कि मेरे पाथ का रिलक्टेंस कम हो जाए, जहां तक संभव हो मेरे पाथ का रिलक्टेंस कम हो जाए। अब यहाँ पे एयर है, अगर मूव करने के लिए फ्री है आर्मेचर, अगर मूव करने के लिए फ्री है, तो अगर ये आर्मेचर इससे चिपक जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट से सट जाए, तो एयर खत्म हो जाएगा। और एयर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर खत्म हो जाएगा तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा। एक्चुअली में आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने ऐसे एयर में बना दिया, बट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये इसमें जाता है ऐसे और ऐसे होते हुए ये जो है ऐसे जो है इस तरह से, तो यहाँ पे एयर है ना, तो ये चाहेगा कि हम इस एयर गैप को कम करें, जहां तक संभव वो कम करें, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस की या मैग्नेटिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी है कि ट्राइज टू रिड्यूस इट्स रिलक्टेंस, अपने रिलक्टेंस को कम करना चाहता है। तो उसके लिए अगर ये मूव होने के लिए फ्री है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा ताकि अपने रिलक्टेंस को कम कर ले। तो होगा क्या, होगा ये जैसे ही NONC बना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना, ये जो आर्मेचर है ये इस तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। अब देखिए क्या होता है, ये आर्मेचर जब इस तरफ मूव करेगा ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ अगर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा। इट इज लाइक हिंज्ड, है ना, ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, और जैसे ही ये ऐसे आएगा और ये इधर जाएगा तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा। और क्या होता है कि इसमें अलग से DC से हम लोग, मतलब आप समझ सकते हैं, यहीं से एक वायर निकाल करके इसमें अलग से एक DC देते हैं, तो ये जैसे ही कनेक्टेड होगा ये DC इसके थ्रू यहां से आपके अलार्म को, फ्लैग को, सर्किट ब्रेकर को, जिसको भी जाना है उसको चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका वर्किंग यही है, जैसे ही NO आपका प्राइमरी रिले का, या जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है, इसको ये एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड ट्राइज टू रिड्यूस इट्स पाथ रिलक्टेंस, सो इट अट्रैक्ट्स द आर्मेचर। एज आर्मेचर गेट्स अट्रैक्टेड, जैसे आर्मेचर अट्रैक्ट होता है ये कॉन्टेक्ट ऊपर चले जाते हैं, ये लेफ्ट आता है ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाएगा इनको चिपक जाएगा। कभी कभार हम लोग जाते थे तो कभी कभी जो यही जो रिले है आपका स्लेव रिले, तो ऑपरेटर कहते थे कि सर ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग जब उसको खोल के देखते थे तो देखते थे कि ये जो है सो कभी कभी ना परमानेंट चिपक भी जाता है, चिपका है तो चिपका ही रह गया, तो उसको फिर हम लोग किसी ब्लेड से या फिर किसी चीज़ से इसको, इसके एक्चुअली स्पार्किंग के कारण ना जंग वगैरह लग के चिपक जाता है, तो इसको फिर हम लोग छुड़ाते थे, है ना, छुड़ा करके और फिर उसको सेट कर देते थे तो फिर काम करने लगता था। तो ये होता है, तो ये चिपक जाता है ना, ये ऐसे मूव करके चिपक गया, फिर ऑपरेशन में तो चिपका रह गया, तो कंटिन्यूअसली अलार्म बजता रहा, तो फिर DC सप्लाई काटनी पड़ती। खैर, तो ये जो है सो आपको टच करता है, जब ये अट्रैक्ट होता है ये टच करता है और फिर सप्लाई चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था DC मशीन में या ऐसे भी, तो हमने देखा था कि T इज प्रोपोर्शनल टू 5 IA, फ्लक्स और करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फ्लक्स बनेगा वो भी तो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, है ना। तो वी कैन से, देखिए फोर्स जो इस पे लगेगा, फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू 5 into IA, तो कह सकते हैं चूंकि सिंस 5 इज प्रोपोर्शनल, IA लिख रहे हैं, आर्मेचर कर लिख रहे हैं, सॉरी 5 into I। अब नाउ सिंस 5 is proportional to I, so therefore we can say that flux is force is proportional to I square। फोर्स जो है वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या ये कह सकते हैं कि F is equal to K1 I square, where I square is some constant।
तो इस पे जो फोर्स लगता है आर्मेचर पे वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब क्या है कि जब ये इस तरफ अट्रैक्टेड होगा तो अट्रैक्ट तो हो गया, ठीक है, अट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन जब करंट की वैल्यू, इस करंट की वैल्यू जब जीरो होगी, जब हम इस NO को वापस रिसेट करेंगे NC पर, तो देयर मस्ट बी सम रीस्ट्रेनिंग फोर्स, एक पीछे की तरफ खींचने वाला भी फोर्स होना चाहिए, नहीं तो ये तो इसमें चिपका रह जाएगा, है कि नहीं? तो पीछे की तरफ भी खींचने वाला फोर्स होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है कि जब ये इसको अट्रैक्ट किया तब तो ये अट्रैक्टेड रहेगा, लेकिन जैसे ही ये NONC में बदलेगा, ये करंट जीरो होगा, अट्रैक्शन फोर्स खत्म होगा, तो ये जो स्प्रिंग है उसको उस तरफ खींच लेगा। एक्चुअली स्प्रिंग का जो फोर्स है वो रीस्ट्रेनिंग फोर्स है ना, और इसके अट्रैक्शन होने के लिए आपका जो ऑपरेटिंग फोर्स है F, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, उसको ज्यादा होना चाहिए किसके, स्प्रिंग फोर्स के, रीस्ट्रेनिंग फोर्स के। उसी चीज को यहाँ पर K2 से बुक्स में रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग फोर्स को। तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो लगता है उसका ये कुछ इक्वेशन बनता है, F इज इक्वल टू K1I² माइनस K2, ये ऑपरेटिंग फोर्स है, ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये आपको इसका इक्वेशन है और इस तरह से है। अब DC और AC दोनों के लिए ये रिले ऑपरेट कर सकते हैं, है ना, मतलब अगर इसको DC सप्लाई आए तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अट्रैक्ट करेगा, अगर AC सप्लाई आए तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन DC इज कांस्टेंट, DC कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो अट्रैक्शन भी कांस्टेंट है। बट AC इज नॉट कांस्टेंट, AC साइनोसॉइडली वैरी, AC साइनोसॉइडली वैरी करता है। तो अगर साइनोसॉइडली वैरी करता है तो इसका मतलब है कि जो अट्रैक्शन है वो भी साइनोसॉइडली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडली वैरी करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली वैरी करेगा तो अट्रैक्शन भी साइनोसॉइडली वैरी करना चाहिए। तो दैट इज ए प्रॉब्लम, ये एक, यानी कि होना क्या चाहिए, अगर हम AC सप्लाई दें यहाँ पर, तो जब AC सप्लाई तो ऐसा होता है, आप सबको पता है इस बारे में, AC सप्लाई इज लाइक दिस। तो जब AC सप्लाई के कारण जो फोर्स है वो जब, क्योंकि ये तो घटता बढ़ता है ना, DC तो कांस्टेंट है, तो DC कांस्टेंट है तो वो हमेशा रीस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा है, सॉरी DC के कारण जो करंट, DC जो है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है या DC के कारण जो फोर्स लग रहा है K1I², वो हमेशा रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा है, तो कंटिन्यूअसली इसको चिपकाए रहेगा, फिर जब करंट जीरो होगा तभी छोड़ेगा। लेकिन AC में ऐसी बात नहीं है, AC में तो ये कंटिन्यूअसली वेरी करता है। तो जब सपोज ये जो है आपका, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स, दिस इज FR, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, ये ब्लू वाला, तो यहां से लेकर के यहां तक जितने दूर में आपका AC का करंट FR से ज्यादा होगा उतने देर में इसको चिपका लेगा, और जितने देर में कम होगा उतने देर में छोड़ देगा। तो ये तो AC केस में ऐसे ऐसे होता रहेगा, क्योंकि AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो ये तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो ये तो सही नहीं है, फिर तो अलार्म भी है और दूसरी प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा, ये इतना चिपकेगा छोड़ेगा तो ये डैमेज हो जाएगा, स्पार्किंग भी होगी, है कि नहीं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम इन ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिलेज इन केस ऑफ AC सप्लाई। जब इसमें AC सप्लाई आता है तो ये एक समस्या आ सकती है कि चूंकि AC का नेचर साइनोसॉइडली वैरिंग है, तो जितने देर के लिए AC FR से ज्यादा होगा उतने देर के लिए आपका ये अट्रैक्टेड रहेगा, फिर छोड़ेगा, फिर अट्रैक्टेड रहेगा, तो ये समस्या है। अब इसका समाधान कैसे होगा वो हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग AC करंट की बात करें, जब AC सप्लाई आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, तब का समस्या का हम लोग बात कर रहे थे। तो अगर AC सप्लाई है Im sin ωt, तो हम लोग अभी ऑपरेटिंग फोर्स के बारे में देखते हैं, है ना, कि ऑपरेटिंग फोर्स किस तरह से होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग फोर्स होता है K1I², सिर्फ टोटल फोर्स होता है K1I² माइनस K2, मतलब रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, लेकिन जो सिर्फ ऑपरेटिंग फोर्स है वो क्या है, K1I²,
ठीक है। तो आई जो है वो अगर साइनोसॉइडल है, आई एम साइन ओमेगा टी, तो ऑपरेटिंग फोर्स क्या होगा, k1 आई स्क्वायर, और k1 आई स्क्वायर क्या होगा, k1 आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से k1 आई एम स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो k1 आई एम स्क्वायर बाय 2 होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसको ब्रेक करें, तो ब्रेक करें तो एक पार्ट आएगा k1 आई एम स्क्वायर बाय 2 माइनस दूसरा पार्ट आएगा k1 आई एम स्क्वायर बाय 2 cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, k1 आई एम स्क्वायर बाय 2 cos 2 ओमेगा टी। अब ये जो ऑपरेटिंग फोर्स है आप देख सकते हैं दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक है ये कांस्टेंट टर्म और एक है ये साइनोसॉइडल टर्म ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी। तो जो रिजल्टेंट जो ऑपरेटिंग फोर्स होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो नीचे हम एक वेवफॉर्म बनाए हैं इसमें कि ये जो है ये तो आपका आई है साइनोसॉइडल और ये आपका रीस्ट्रेनिंग फोर्स है। ठीक है, और हम अलग अलग पॉइंट पे अगर हम इसको बनाएं तो आप खुद सोच के देखिए कि एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, ओमेगा टी इक्वल टू अगर 0 पुट करें, ये ओमेगा टी है, तो अगर यहाँ 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा 1, यानी k1 m स्क्वायर बाय 2 माइनस k1 m स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा वैल्यू 0। ठीक है, वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग फोर्स एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 कितना है, 0 है। अब आते हैं पाई बाय 2 पर, अगर पाई बाय 2 पुट करेंगे तो देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए। पाई बाय 2 यहाँ पुट करेंगे ओमेगा टी की जगह, तो पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा -1 और माइनस प्लस, मतलब k1 आई एम स्क्वायर बाय 2 प्लस k1 आई एम स्क्वायर बाय 2 मतलब k1 आई एम स्क्वायर, यानी कि पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। पाई पे देखें तो cos यहाँ पाई हो जाएगा, तो cos 2 पाई होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, मतलब पाई पे फिर 0, मतलब कि यानी कि पाई बाय 2 पे मैक्सिमम, पाई पे 0। सिमिलरली आप कोई भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि फिर से ये 3 पाई बाय 2 पर मैक्सिमम हो जाएगा और 2 पाई पे 0, ये 5 पाई बाय 2 पे मैक्सिमम, फिर ये 3 पाई पे 0। तो ये जो है ये कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको वेव फॉर्म बनेगा किसका, ऑपरेटिंग फोर्स का। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है ना, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो आपका ऑपरेटिंग फोर्स है वो रीस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा है, तो इस टाइम के बीच में आपका ये कांटेक्ट क्लोज रहेगा। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो आपका ऑपरेटिंग फोर्स है वो रीस्ट्रेनिंग फोर्स से कम है, तो ये ऑफ रहेगा। फिर इस टाइम और इस टाइम के बीच में क्लोज होगा, इधर फिर ये ऑफ रहेगा। मतलब एक साइकिल में 2 बार आपका कांटेक्ट क्लोज होगा और 2 बार ओपन होगा। तो आप सोच लीजिए कि कितना जल्दी वो वाइब्रेट करेगा। ऐसी स्थिति में क्या आपका रिले सक्सेसफुल ऑपरेशन कर पाएगा, है ना। एक साइकिल में ये 2 बार ऑन ऑफ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, यहाँ स्पार्किंग वगैरह क्रिएट होगा, ये डैमेज हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट। तो अब एसी के लिए इसकी डिजाइनिंग में थोड़ी सी चेंज की जाती है ताकि ये हो। देखिए बेसिकली बात ये है कि हमको हर समय ऑपरेटिंग फोर्स रीस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा चाहिए, हर समय ज्यादा चाहिए, भले वो थोड़ा सा ही ज्यादा हो लेकिन हमको हर समय ज्यादा चाहिए, तभी वो कांस्टेंट रह पाएगा। उसके लिए डिजाइन में एक छोटा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं देख लीजिए। सिंपल चेंज है कि ये जो यहाँ पे आर्मेचर था, फिर से इसको बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये ऐसे ही रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। होता ये है कि जो वायर, जो प्राइमरी रिले के एनो कांटेक्ट से जो वायर आ रहा है उसी वायर को लेकर के हम पूरा का पूरा इसमें वाइंडिंग मतलब करते थे। मतलब यहाँ पर एक सिंगल वाइंडिंग होती थी, अभी लास्ट फिगर जो देखे थे यहाँ पर एक सिंगल वाइंडिंग होती थी, उससे एक वायर इससे कनेक्ट रहता था, एक इससे कनेक्टेड।
अब क्या करना है करते हैं इसमें कि इस सोलेनॉइड मतलब इस आयरन पे हम दो तरह की वाइंडिंग करते हैं, दोनों को सप्लाई इसी से मिल रहा है। ये क्या है, फ्रॉम एनोड ऑफ प्राइमरी रिले। अब जरा देखिए फिगर बनते ही आप खुद भी समझ जाएंगे कि एक्चुअली इसमें कर क्या है। एक वाइंडिंग तो ये हो गई सिंपल, जैसा पिछला था वैसा ही। दूसरी तरह की वाइंडिंग में क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। देखिए जो करंट आ रहा था पहले आई, वही यहां पर आई है लेकिन ये दो पार्ट में बट गया, I1 I2। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा समझिए। देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो I2 है इसके कारण भी ऑपरेटिंग फोर्स होगा, क्योंकि ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके कारण भी एक ऑपरेटिंग फोर्स होगा, जस्ट सिमिलर टू दिस बिल्कुल। क्योंकि जो पिछला फिगर था बिल्कुल सेम है ये I2 है ना। तो जिस तरह से इसके कारण जैसे हमने पिछले में देखा ऑपरेटिंग फोर्स, सिमिलरली I2 के कारण ऑपरेटिंग फोर्स ऐसा ही लेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं FO ड्यू टू I2, बिल्कुल सिमिलर। लेकिन जो दूसरा करंट है I1, इस I1 को देखिए, जो दूसरा I1 करंट है इसमें कैपेसिटर हमने लगा दिया, और कैपेसिटर को लगाने से क्या होगा, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर को लगाने से क्या हुआ कि आपने सर्किट में एक लीडिंग नेचर क्रिएट कर दिया। पहले ये जो था सिर्फ RL सर्किट था, अब ये बन गया RLC सर्किट, ये इस वाइड की हम बात कर रहे हैं। और कैपेसिटर के केस में हम लोग को पता है करंट लीड करता है, मतलब एक्चुअली हम क्या कर दे रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में, या आप कहिए I2 के कंपैरिजन में इसका जो करंट होगा, I2 के कंपैरिजन में I1 जो होगा वो इससे कुछ एंगल डिस्प्लेस्ड होगा ना। या अगर हम ऐसा कहें, अगर सही से अगर कैलिब्रेट करके वैल्यू और कैपेसिटर की लगाएं तो इस वाइंडिंग का जो करंट होगा वो इससे 90 डिग्री से लीडिंग होगा, है ना। इस वाइंडिंग का जो करंट होगा वो इससे 90 डिग्री से लीडिंग होगा, क्योंकि यहां पर हमने कैपेसिटर लगाया है। उससे क्या होगा, तो देखिए बात पहले आप ये समझिए हम कर क्या रहे हैं। ये तो सिंपल वायर है, इस वायर में कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिए, उससे क्या होगा कि इसके करंट का नेचर इसके कंपैरिजन में 90 डिग्री लीडिंग हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर लग गया। अब उससे क्या होगा कि जिस समय I2 के कारण जिस समय मैक्सिमम मिल रहा है, जैसे हम लोग को पता है अगर 90 डिग्री अगर लीडिंग होता है तो जिस समय एक मैक्सिमम होता है उस समय दूसरा मिनिमम होता है। हम लोग नेटवर्क में पढ़े हैं कि 90 डिग्री लीडिंग है इसका मतलब, या लैगिंग है, 90 डिग्री लीडिंग हो या 90 डिग्री लैगिंग हो, जिस समय एक का मैक्सिमम होगा उस समय दूसरे का मिनिमम होगा। तो होता क्या है ऐसा करने से कि करंट अगर I1 I2 से 90 डिग्री से लीड कर रहा है तो इसके कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसके कारण भी तो फोर्स लगेगा। इसका भी कुछ इस तरह का इक्वेशन होगा, वैसे sin ओमेगा t प्लस 90 या इस तरह से हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन तो उसका भी दो कंपोनेंट आएगा इस तरह से। तो होता क्या है कि I2 के कारण जो फोर्स लग रहा है ऑपरेटिंग फोर्स, क्योंकि I1 I2 से 90 डिग्री से दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, तो ये फेज डिफरेंस दोनों के कारण जो ऑपरेटिंग फोर्स होता है उसमें भी आ जाता है ना। I2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से है, अब I1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इससे 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होगा। तो इसका फोर्स कैसा लगेगा, जिस समय इसका मैक्सिमम है उस समय इसका मिनिमम, और जिस समय इसका मिनिमम है उस समय इसका मैक्सिमम। इसका फोर्स कुछ इस तरह से होगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे
ये हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इधर आइए, तो ठीक है, दैट इज, तो ये जो है दिस एंड दिस इज FO ड्यू टू, ये जो बीच के आप देख रहे हैं ये है ऑपरेटिंग फोर्स ड्यू टू I1, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का देखिए, क्योंकि रिजल्टेंट जो फोर्स लेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से लेगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आप देख रहे हैं कि हर समय इधर भी हो जाएगा, है ना, तो हर समय जो आपका ऑपरेटिंग फोर्स है, रिजल्टेंट ऑपरेटिंग फोर्स, वो हर समय FR से ज्यादा है, और हर समय FR से ज्यादा है, इसका मतलब कि ये क्लोज होगा तो क्लोज ही रह जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या किया गया कि क्योंकि चूंकि AC के कारण हम देख रहे थे कि ऑपरेटिंग फोर्स कुछ ही देर, एक साइकिल में 2 बार ही FR से ज्यादा होता था, तो इसके लिए क्या किया गया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सिंपल करंट है और दूसरे करंट के साथ एक कैपेसिटर को जोड़ दिया गया, ताकि दोनों करंट के बीच में एक एंगल का लैगिंग आ जाए। जब करंट के बीच में एंगल का लैगिंग आएगा तो उनके कारण जो ऑपरेटिंग फोर्स है उसके बीच भी 90 डिग्री का लैगिंग आएगा, और तब हम देख सकते हैं जब ऐसा हुआ तो हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग रिस्ट्रेनिंग फोर्स से हमेशा एट एवरी इंस्टेंट ऑपरेटिंग फोर्स इज ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग फोर्स, एंड दस रिले विल कंटिन्यूअसली ऑपरेट, रिले आराम से कंटिन्यूअसली ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो जहां भी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पर AC से अगर ऑपरेट करने वाला होता है तो वहां पर ये चीज करके मैन्युफैक्चरर लोग भेजते हैं, ताकि AC में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर कहीं आप जाते हैं और आपको ये रिले मिलता है और उसमें इस तरह का प्रॉब्लम आता है थरथराने का, तो इसका मतलब है कि या तो इसमें AC जा रहा है और AC के लिए डिजाइंड नहीं है, या तो ये कैपेसिटर खराब हो गया है, इट कैन बी, और या तो सर्किट ये टूट गया है, इसकी वायरिंग वगैरह, क्योंकि अगर ये थरथरा रहा है तो इसका मतलब इसमें AC आ रहा है, और AC आ रहा है और AC को के प्रॉब्लम के कारण ये थरथरा रहा है, और उसको सॉल्व करने का जो भी मैकेनिज्म होता है वो खराब हो गया। ठीक है, लेकिन DC में देयर इज नो प्रॉब्लम, ये चिपकेगा छोड़ेगा। हाँ, अगर परमानेंटली चिपका हुआ है तो उसको आप ब्लेड वगैरह से छुड़ा सकते, दैट इज। तो ये बहुत सिंपल सा रिले है, हालांकि इसमें ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए एक और बात बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले के कई सारे टाइप्स हैं, प्लंजर टाइप, सोलेनॉइड टाइप, बैलेंस बीम टाइप, देयर आर मेनी टाइप्स। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर टाइप मैंने आपको बताया, एग्जाम में आप इसी को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर टाइप है, इसको बैलेंस बीम भी कहते हैं, हिंज्ड टाइप का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। खैर, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। अगले क्लास में हम लोग नए रिले के साथ आएंगे, हालांकि जो नेक्स्ट क्लास है आपका वो होगा ऑटोमेशन का। ठीक है, थैंक यू।